नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसे देश के लिए नियम कानून बनाने का काम सौंपा गया हो जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने जा रहा है और जिसने अभी अभी आज़ादी हासिल की है ना? ये एक बहुत बड़ा काम। तो आज हम इसी असाधारण सफर को समझने वाले हैं, भारत के संविधान के बनने की कहानी को। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। वाकई ये एक बहुत बड़ा काम था और ये समझने के लिए कि इसे पूरा कैसे किया गया, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, आज़ादी से भी पहले के दौर में। देखिए, जब भारत के संविधान निर्माताओं ने कलम उठाई ना, तो उनके सामने कोई कोरा कागज नहीं था। ऐसा नहीं था कि सब कुछ जीरो से शुरू हो रहा हो। असल में भारतीय संविधान की नींव एक बहुत ही जटिल औपनिवेशिक अतीत और पहले से मौजूद एक ढांचे पर रखी गई थी। और वो नींव क्या थी? वो थी ब्रिटिश राज का एक बहुत ही अहम दस्तावेज, भारत सरकार अधिनियम 1935। कह सकते हैं कि हमारे संविधान की कहानी का एक तरह से ये शुरुआती बिंदु था, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिस पर आगे की इमारत खड़ी होनी थी। अब देखिए, ये जो अधिनियम था वो कोई एक दिन में नहीं बन गया। इसके पीछे सालों की राजनीतिक खींचतान थी। इसकी कहानी शुरू होती है 1927 के विवादास्पद साइमन कमीशन से। फिर 1930 के दशक में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में तीखी बहसें हुईं और फिर आया 1933 का व्हाइट पेपर। इन सब ने मिलकर आखिरकार 1935 के इस ऐतिहासिक कानून का रास्ता तैयार किया। तो इस अधिनियम में ऐसा खास क्या था? असल में इसमें कुछ ऐसे नए आइडियाज पेश किए गए जो आगे चलकर आधुनिक भारत की नींव का पत्थर बने। जैसे इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा, प्रांतों को ज्यादा आज़ादी दी और ये बहुत जरूरी है, 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की, जो कह सकते हैं कि सीधे सीधे आज के सुप्रीम कोर्ट का पूर्वज था। इसमें एक और बहुत दूर की सोच वाली बात थी, और वो थी शक्तियों का बंटवारा। फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 सूचियां बनाई गईं। मतलब रक्षा जैसे राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र के पास, पुलिस जैसे स्थानीय मामले प्रांतों के पास और शिक्षा जैसे विषय दोनों की जिम्मेदारी। और मजे की बात यह है कि शासन का ये ढांचा आज भी भारत की संघीय व्यवस्था की रीढ़ है। इसकी नींव यहीं रखी गई थी। तो इस 1935 के अधिनियम को ना एक दो-धारी तलवार की तरह समझा जा सकता है। एक तरफ तो इसने भविष्य के संविधान के लिए एक जरूरी ढांचा तैयार कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ इसने भारत को पूरी आज़ादी नहीं दी। गवर्नर जनरल के पास इतने ज्यादा वीटो पावर्स थे जो एक आज़ाद संप्रभु भारत की सोच से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। तो क्योंकि ये ब्रिटिश ब्लूप्रिंट नाकाफी था, भारत को जरूरत थी अपने खुद के वास्तुकारों की, ऐसे लोग जो एक आज़ाद देश की उम्मीदों और सपनों वाला संविधान बना सकें। और यहीं से हमारी कहानी का अगला और सबसे अहम अध्याय शुरू होता है, संविधान सभा का सफर। 389। जी हाँ, ये थी संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या। सोचिए, देश के कोने कोने से आए लोग, ब्रिटिश भारत से भी और रियासतों से भी। ये वो लोग थे जो उस राष्ट्र की जबरदस्त विविधता को दर्शा रहे थे, जिसके भविष्य को वो गढ़ने जा रहे थे। 9 दिसंबर 1946 ये वो तारीख थी जब ये सभा पहली बार मिली, और इसी के साथ उस ऐतिहासिक काम की शुरुआत हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और भारत की नियति को कागज पर उकेरने का काम शुरू हो गया। अब इतने बड़े और जटिल काम का नेतृत्व कुछ बहुत ही दूरदर्शी नेताओं के हाथों में था। सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन शायद जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो निभाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनके ही बौद्धिक नेतृत्व की वजह से उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये काम कोई आसान नहीं था। लगभग 3 साल तक, दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक, ये सभा जबरदस्त बहसों का केंद्र बनी रही। हर एक शब्द पर, हर एक अनुच्छेद पर, हर एक सिद्धांत पर बारीकी से बहस हुई, उसकी जांच की गई। ये दिखाता है कि इसके सदस्य इस काम के लिए कितने समर्पित थे। लेकिन देखिए, ये संविधान सिर्फ कानूनों और प्रक्रियाओं का एक दस्तावेज नहीं है। इसके पीछे गहरा दर्शन है, एक सोच है, और ये दर्शन सबसे अच्छे तरीके से नजर आता है इसकी आत्मा में, यानी इसकी प्रस्तावना में। हम भारत के लोग, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली घोषणा है। ये अतीत से एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये इस बात का ऐलान था कि अब सबसे बड़ी ताकत किसी राजा या किसी बाहरी हुकूमत के पास नहीं, बल्कि खुद भारत के लोगों के हाथों में है। सही मायनों में यही तो भारतीय लोकतंत्र का सार है। प्रस्तावना का जो पहला मूल सिद्धांत है वो है संप्रभुता।
इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने भविष्य के फैसले खुद करेगा, किसी भी बाहरी शक्ति के कंट्रोल से पूरी तरह आजाद। सदियों की गुलामी के बाद सोचिए ये घोषणा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। अगला शब्द है समाजवादी। हालांकि इस शब्द को 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन यह संविधान की उस मूल भावना को दिखाता है जिसका मकसद है समाज में असमानता को कम करना और सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय पक्का करना। और फिर पंथ निरपेक्ष। भारत जैसा देश जहां इतनी ज्यादा धार्मिक विविधता है, वहां यह सिद्धांत बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसका मतलब है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा और हर इंसान को अपना धर्म मानने या ना मानने की पूरी आजादी होगी। इस शब्द को भी समाजवादी शब्द के साथ 1976 में ही जोड़ा गया था। तो ये सारे आदर्श मिलकर प्रस्तावना के 4 मजबूत स्तंभ बनाते हैं। ये भारत के लिए एक महान सपना दिखाते हैं, एक ऐसा देश जहां सबको न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जहां विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता हो, जहां हर किसी को बराबरी का दर्जा और अवसर मिले, और जहां भाईचारा इतना गहरा हो कि हर व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता बनी रहे। और आखिरकार ये ऐतिहासिक सफर 26 नवंबर 1949 को अपनी मंजिल पर पहुंचा, जब संविधान को अपनाया गया, और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। ये वही तारीख है जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये पूरा ऐतिहासिक सफर हमें आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जिन महान आदर्शों को इस असाधारण दस्तावेज में पिरोया गया था, आज का भारत उन पर कितना खरा उतर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।